Assalamu alaikum students. How are you all? I hope that all of you are very fine by the grace of Allah Almighty. Today we are going to start our lesson number 5. But before starting it, you'll have to take out your textbook and put that in front of you. So it will help you to understand the explanation more clearly. On page number 43, we have our lesson number 5, and the title of lesson number 5 is Demand. All of us are familiar with the word demand. What is a demand? In simple words, we can say that demand is a desire. डिमांड मतलब एक डिज़ायर, ख्वाहिश, ज़रूरत. ओके. J.S. Mill said that we must mean by the word demand the quantity demanded in the market, and remember that this is not a fixed quantity, but in general varies according the value or price. J.S. मिल ने कहा कि डिमांड वर्ड का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जिसकी मार्केट में डिमांड होती है, ठीक है, लेकिन उस क्वांटिटी की डिमांड किस चीज़ पर बेस करती है? उसके प्राइस पर या फिर उसकी वैल्यू पर. मतलब कि एक चीज़ मार्केट में कितनी ज़्यादा डिमांडेड है, ठीक है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? उसके प्राइस पर. ऑब्वियसली आप देखेंगे कि इफ़ एनीथिंग इज़ वेरी चीप, अगर कोई चीज़ आपको बहुत सस्ती मिल रही है तो उसकी डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है. ओके. A.N. अग्रवाला ने कहा, बाय डिमांड इकोनॉमिस्ट मीन्स एन इफेक्टिव डिज़ायर, द डिज़ायर विच कैन बी सेटिस्फाइड by virtue of the possession of the means of its satisfaction. A.N. अग्रवाला ने ये कहा कि डिमांड एक इफ़ेक्टिव डिज़ायर है, मतलब एक ख्वाहिश है जो कि सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है. इफ़ यू वांट एनीथिंग यू कैन बाय दैट. प्रोफेसर बेनहैम सेड दैट द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस is the amount of it which will be bought per unit of time at that price. What is the meaning of demand? Actually, demand क्या है? Demand, man is a bundle of wants. He satisfies his wants by the purchase of goods and services from the market. Demand actually means need or desire for commodities and services. डिमांड क्या है? डिमांड एक ज़रूरत है, एक डिज़ायर है, एक ख्वाहिश है. किसी भी चीज़ की डिमांड आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जैसे कि पेट्रोल है, और खाने पीने की चीज़ें हैं, और कपड़े हैं, शूज़ हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है. किसी भी तरह की डिमांड, ठीक है, हो उसे डिज़ायर कहा जाता है. एंड देयर आर सम कंडीशंस फॉर डिमांड, एंड दोज कंडीशंस आर, नंबर 1 इज़ पावर टू परचेज, नंबर 2 इज़ विल टू परचेज, एंड okay, so first condition for demand is power to purchase. Purchase मतलब ख़रीदना. In this paragraph and in this condition, power means money. इस condition में power money को कहा गया है.
ओके, कि आपके पास पावर कितना है टू फुलफिल योर डिमांड. इट मीन्स दैट इफ़ यू हैव मनी you can fulfill your demand or you can fulfill your desire. The capacity to purchase or purchasing power means money through which we pay the price of our demand and buy things. It means कि एक इंसान की कितनी कैपेसिटी है या उसके पास कितना मनी है या कितना पावर है कि वो अपनी डिमांड को पूरा कर सके. सो डिमांड की एक फर्स्ट कंडीशन ये है दैट इफ़ यू वांट टू फुलफिल योर डिमांड यू हैव टू बी पावरफुल. लाइक आपके पास मनी होना चाहिए, आपके पास पावर होना चाहिए, तो यू कैन fulfill your all desires and all demands. So this is the first condition of demand. Number 2 is will to purchase. Will to purchase. In will to purchase, will मतलब इरादा. ओके, किसी भी चीज़ को ख़रीदने का इरादा करना. So the second condition of the demand is that if you'll have to buy anything, ठीक है, तो आपको उसका इरादा करना पड़ेगा. ओके, आपको उसको ख़रीदने की विल है या नहीं. अगर आपकी शूज़ ख़रीदने की विल नहीं है, ओके, आपका इरादा नहीं है, तो वो आपकी डिमांड नहीं होगी. डिमांड वो होती है जो कि पूरी हो सके, ठीक है, जिसको फुलफ़िल करने के लिए आपके पास पावर हो. ओके, अगर एंड आपका इरादा हो. नंबर 1 इज़ पावर एंड नंबर 2 इज़ विल टू परचेज़. विल टू परचेज़ मीन्स कि आपके लिए उस कमोडिटी को ख़रीदना कितना ज़रूरी है. ओके, इफ़ यू डोंट हैव विल टू परचेज़ दैट कमोडिटी, दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ डिमांड. अगर आप किसी चीज़ को ख़रीदने का इरादा नहीं रखते, जैसे कि आपको शूज़ ख़रीदने हैं बट आपका इरादा नहीं है, तो ये सिर्फ आपकी विश होगी, आपकी डिमांड नहीं होगी. राइट? ओके, सो द थर्ड कंडीशन फॉर डिमांड इज़ डिमांड अगेंस्ट प्राइस. द लास्ट ऑफ द 3 conditions for demand is known as market price of our desired goods or services. It means that if you have any kind of demand, तो आपको उस क्वांटिटी या उस कमोडिटी, नॉट क्वांटिटी, आपको उस कमोडिटी या गुड के मार्केट प्राइस पता होने चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मार्केट गए एंड यू नीड टू बाय समथिंग. ठीक है, कि आप मार्केट गए, आपको कुछ ख़रीदना था पर आपको उसके प्राइस पता नहीं थे, और जब आप मार्केट गए और आपने जब उसके प्राइस पता किए तो वो बहुत हायर थे. ठीक है, तो आपकी वो डिमांड पूरी नहीं हो सकी क्योंकि आपके पास उतना पावर नहीं था या उतना मनी नहीं था कि आप अपनी डिमांड पूरी कर सकें. सो बेसिकली इफ़ यू वांट टू फुलफ़िल योर डिमांड, you will have to know that what is the price of that commodity, कि उसके मार्केट प्राइस उस वक्त क्या है. अगर कोई चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है तो लोग उसे ख़रीदना छोड़ देते हैं. ओके, ऐसा बहुत होता है यहाँ भी. कभी कभी वेजिटेबल्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, कभी पेट्रोल एक्सपेंसिव हो जाता है, जैसे गोल्ड अभी बहुत एक्सपेंसिव है. तो वेजिटेबल्स एंड शुगर एंड ये सब तो हमारी डिमांड्स हैं, ये तो हमें फुलफ़िल करना ही होता है. बट क्या होता है, जब उनके प्राइस बढ़ते हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, लोग वो चीज़ें यूज़ करना कम कर देते हैं क्योंकि उनको उनकी मार्केट प्राइस पता होती है कि इसकी मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है और उनका पावर नहीं है कि वो उसको परचेज़ कर सकें. सो द थर्ड कंडीशन फॉर डिमांड इज़ दैट यू मस्ट नो द मार्केट प्राइस ऑफ द थिंग. Okay, so the 3 conditions of the demand were: number 1, power to purchase; number 2, will to purchase; and number 3,
demand against price. On page number 44, we have our next topic, which is law of demand. Okay, so what is the law of demand? Other things remaining the same. When the price of a particular commodity falls, its demand expands, and when the price rises, its demand contracts. Okay, so first of all, I'll tell you the meanings of some words. Commodity. कमोडिटी का वर्ड इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज़ के लिए या गुड के लिए यूज़ होता है, कोई भी चीज़. ओके. एक्सपेंस का मतलब होता है बढ़ना या फिर फैलना, और कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है कम होना. सो इन वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स, इफ़ द प्राइस ऑफ अ थिंग और अ गुड फॉल्स, अगर किसी भी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड क्या होगी? उसकी डिमांड बढ़ जाती है. ओके. लेकिन अगर किसी भी चीज़ के प्राइसेस कम होते हैं, किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. इट मीन्स के फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज एक चीज़ 20 रुपीज़ की थी बट कल वो चीज़ 100 रुपीज़ की है. ओके. तो जब वो 20 रुपीज़ की थी तो लोगों ने उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लोगों ने उसको बहुत बाय किया. बट जैसे ही वो 100 पर पहुंची तो लोगों ने क्या देखा कि उसके प्राइस बढ़ गए, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. दिस इज़ वाइस वर्सा. ओके. दैट इफ़ द प्राइस राइसेस, demand falls, and if the price falls, demand rises. Okay, this is very easy. It depends on the price. Demand actually depends on the price. Explanation is given you on this page, and this explanation is also explaining or elaborating this law of demand. This is the second important law related to the life of men. It is a corollary of the law of diminishing utility. Corollary मतलब नतीजा. ये भी law of diminishing utility का एक हिस्सा है. Okay? And in this paragraph, the law of demand has been explained that, in simple words, I've explained this to you before, that if the price of the commodity rises, the demand falls. And if the price of the commodity falls, its demand rises. If a person have a power to purchase that commodity, he can fulfill his demand. But those people who don't have purchasing power, वो लोग जिनके पास उतनी अमाउंट नहीं है या उतनी प्राइस नहीं है जो उस वक्त उस चीज़ की मार्केट में चल रही है, तो वो उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उसकी डिमांड कम हो जाती है. A demand schedule is a statement of the rise and fall in the demand for the commodity. With a fall and rise in the price of the commodity, it can be represented thus. On page number 45, there is a schedule, demand schedule, which is given. Just look at this schedule very carefully. It is a kind of statement in which you will understand the concept of rise and fall of the demand. Okay, so here is a table given in which price in rupees is given and commodity in units are given.
जैसा कि इस कॉलम में, इस टेबल में गिवन है कि एक कमोडिटी की प्राइस है 10 रुपीज़, ठीक है। उन 10 रुपीज़ में हमें कितनी कमोडिटीज़ मिल रही हैं, कितनी थिंग्स मिल रही हैं? 50। मतलब उसकी प्राइस 10 रुपीज़ है लेकिन उसकी कमोडिटी कितनी आ रही है? 50। फिर जैसे उसकी प्राइस 20 हुई, ऑटोमेटिकली कमोडिटीज़ क्या हुए? कम हुए। प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या हुई? कम हो गई। फिर जब वो 30 पर आए तो दोनों बैलेंस्ड हो गए, ठीक है। फिर जब उसकी प्राइस 40 हुई तो उसकी डिमांड क्या हुई? 20 हुई। और फिर जब उसकी प्राइस 50 हुए तो उस कमोडिटी की डिमांड क्या हुई? 10 हो गई, ठीक है। दिस इज़ द डिमांड स्केड्यूल कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, डिमांड, कमोडिटी की डिमांड इन यूनिट्स कम होती। ओके, सो and another graph which is given on page number 45, and it is also a demand curve or diagrammatic representation of the law of demand. This is the diagrammatic representation. Simply इसको ग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है इन दी डायग्राम ऑफ अ ग्राफ। जो आपको ऊपर टेबल दिया गया था उसी को नीचे ग्राफ की शक्ल में आपको बताया गया है। एक साइड पर वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीज़ है और एक्स एक्सिस पे कमोडिटी इन यूनिट्स हैं। आप देख रहे हैं कि 550 प्राइस इन रुपीज़ जब 50 है तो उसकी कमोडिटी इन यूनिट्स 10 है। फिर जब प्राइस इन रुपीज़ 40 है तो उसकी कमोडिटी इन यूनिट्स 20 है। इसी तरह से ये इसका एक चार्ट है या एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हमें ये पता लग रहा है कि प्राइस जितनी जितनी कम होती है डिमांड उतनी बढ़ती है, और प्राइस जितनी जितनी बढ़ती है डिमांड उतनी कम होती है, और प्राइस जितनी कम होती है डिमांड उतनी बढ़ती है। सो दिस was the demand schedule. Now moving towards our next topic, which is on page number 46. And the next topic is assumptions of law of demand. So there are some assumptions and conditions to the law of demand. लॉ ऑफ डिमांड को एक्यूरेट रखने के लिए और उसको स्पेसिफ़िकली उसको अच्छे से अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अगर वो कंडीशंस अप्लाई ना हो या वो अच्छी तरह से फुलफ़िल ना हो तो उससे क्या होता है कि डिमांड ऑफ लॉ अच्छे से होल्ड नहीं हो पाता, ओके। और उन कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? चेंजेस इन टेस्ट, फैशन, इनकम or population. The law will only hold good if the conditions of demand remains the same. अगर conditions of demand same रहेंगी तो law of demand बहुत accurate रहेगा। Number 1 is similarity of units. When the law is under observation on a particular commodity, it must remain same in taste, साइज़, शेप, स्टैंडर्ड और क्वालिटी एंड वेट एट्सेट्रा। अगर किसी भी चीज़ की एक पर्टिकुलर डिमांड है या किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी या किसी भी एक चीज़ की बात हो रही है तो ये लाजमी है कि उसका टेस्ट, उसका साइज़, उसका शेप, उसका वेट एक ही होना चाहिए। उस कमोडिटी में डिफरेंट क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर एक कमोडिटी की बात हो रही है, किसी एक चीज़ की बात हो रही है तो उसकी हर चीज़ इक्वल होनी चाहिए, जैसे उसका टेस्ट, साइज़, शेप, वेट एट्सेट्रा। चेंजेस इन इनकम. When the income of the consumer increases, he may be willing to buy more in spite of rise in price. The other condition of demand is कि अगर इनकम में चेंजेस आते हैं, जैसे इनकम बढ़ जाती है तो हम अपनी डिमांड्स और अच्छे से पूरे कर सकते हैं क्योंकि हमारा परचेजिंग पावर अच्छा हो जाता है। और अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो हम
अपनी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाते। नंबर 3, चेंज इन टेस्ट। If the consumer's tastes have undergone any change, they would not continue using their previous taste goods in spite of a fall in price. हमारे टेस्ट काफ़ी चेंज होते रहते हैं, जैसे हमारी ड्रेसिंग में, ठीक है, और फैशन सेंस, हमारा टेस्ट काफ़ी, हमारे जो फूड है उसमें भी हमारा टेस्ट काफ़ी चेंज होता रहता है। तो अगर आपको इफ़ यू वांट टू बैलेंस द लॉ ऑफ डिमांड, इट इज़ नेसेसरी दैट टेस्ट मस्ट नॉट बी चेंज, कि टेस्ट ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर किसी भी चीज़, जैसे लोगों को एक चीज़ पसंद नहीं आती, जैसे सडनली उनका टेस्ट चेंज हो जाता है कि आई डोंट वांट दिस बट आई वांट दिस थिंग, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उस पहले वाली कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है और लोग उसको तब तक नहीं ख़रीदते जब तक उसकी प्राइस बहुत बहुत ज़्यादा लो ना हो जाए। तो इट इज़ नेसेसरी कि जब अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड को एक्यूरेट रखना है तो टेस्ट में ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। चेंजेस इन फैशन में चेंजेस होते हैं, ड्रेसिंग में चेंजेस आते हैं, कपड़े, फैब्रिक्स, शूज़, बैग्स, इन सब चीज़ों में भी वेरिएशंस होती हैं। अगर ज़्यादा फैशन चेंज होगा तो स्लोली उस पिछले फ़ैशन की डिमांड कम होने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी लॉन्ग शर्ट्स का फ़ैशन है, फिर शॉर्ट शर्ट्स का फ़ैशन आ जाता है, तो जैसे ही लोगों को शॉर्ट शर्ट्स अच्छी लगने लगती हैं, वो लॉन्ग शर्ट्स ख़रीदना बंद कर देते हैं। तो लॉन्ग शर्ट्स की वैल्यू क्या होती है, उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो इट मीन्स कि अगर वी हैव टू बैलेंस द लॉ ऑफ डिमांड, तो फैशन में भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। चेंज इन पॉपुलेशन। When there is a sudden rise or fall in the population, it affects the law of demand. The demand of all commodities change and cause a disturbance in the observation of law. The law of demand has been disturbed with the rise and fall in the population. If the population increased, the law of demand would not hold प्रॉपरली, बिकॉज अगर पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है या कम होती है, तो चीज़ों की डिमांड उसी हिसाब से बढ़ती और कम होती है, तो लॉ ऑफ डिमांड एक्यूरेट नहीं रह पाता। पॉसिबिलिटी ऑफ राइज एंड प्राइस इन फ्यूचर। इट मीन्स दैट इफ़ देयर इज़ अ चांस दैट इफ़ यू नो दैट के फ्यूचर में जाकर इस चीज़ की प्राइस बढ़ने वाली है, जैसे हम प्रेडिक्शंस करते हैं, देयर आर मैनी प्रेडिक्शंस। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, उसकी भी प्रेडिक्शंस किए गए थे दैट इट विल राइज़ एंड ऑल, तो लोगों ने पहले ही उसे ख़रीदना शुरू कर दिया था, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसका आपको पता लगता है कि कुछ टाइम बाद इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं, तो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को लगातार उसको बाय करने में लग जाते हैं, उसको ख़रीदते हैं, उसको बाय करते हैं और स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी कि फ्यूचर पे उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, ये पॉसिबिलिटी है, तो लोग क्या करेंगे, चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देते हैं और फिर उससे उस कमोडिटी की डिमांड बहुत बढ़ जाती है एंड लॉ ऑफ डिमांड बैलेंस्ड नहीं रह पाता। सो दीज वर द assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, दीज वर सम कंडीशंस। Okay, so the last topic of this chapter is factors affecting demand. There are certain factors that bring a change in demand therein under. कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि डिमांड को बहुत अफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? चेंज इन टेस्ट एंड फैशन। सबसे पहले अगर टेस्ट और फैशन में चेंज आ गया तो डिमांड भी चेंज हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको शर्ट्स की एग्जांपल दी, लॉन्ग एंड शॉर्ट शर्ट्स की। ओके, सेकंड इज़ चेंज इन वेदर एंड सीजन्स। ऑब्वियसली सर्दियों में लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में लोग लॉन और ठंडे कपड़े पहनते हैं। सो इससे भी उन कपड़ों की डिमांड भी कम और ज़्यादा हो जाती है, जैसे सर्दियों में लोग गर्म कपड़े ज़्यादा ख़रीदने लगते हैं, तो समर क्लोथ्स की वैल्यू डिमांड कम हो जाती है, और ड्रिंक्स की भी, फूड की भी। नंबर 3,
चेंज इन द साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ती है या कम होती है तो भी डिमांड इफ़ेक्ट होती है। नंबर 4, चेंज इन द अमाउंट ऑफ द रियल इनकम, किसी की इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है तो उससे भी डिमांड्स में फ़र्क पड़ता है। नंबर 5, स्टेट ऑफ ट्रेड एंड द डिमांड फॉर गुड्स, कि ट्रेडिंग कितनी हो रही है किसी चीज़ की, उसकी जितनी डिमांड है क्या उसकी उतनी ट्रेडिंग हो रही है, नहीं हो रही है तो फिर वो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। और द लास्ट इज़ चेंज इन प्राइसेस। सबसे मेन पॉइंट यही है कि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी। तो बेसिकली डिमांड्स बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब किसी भी चीज़ की डिमांड उसकी प्राइस पे डिपेंड करती है। सो हियर the our lesson number 5 ends. Just read this chapter carefully, then you will understand this chapter. Do your work on time in neat and clean writing in a proper way, and kindly start learning. Just learn one question daily, so it will help you in your revision. Take care of yourselves. Allah Hafiz.